हेलो बेटा, क्या हाल चाल। चलो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे। आई थिंक वो सबको समझ आ गए होंगे और किए भी हैं लोगों ने, लेकिन उनके सोल्यूशंस में यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि सोल्यूशन में बता देता हूँ, फिर लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज उसका अटेम्प्ट करो और जिनको ना है वो मुझे सेंड करें, ठीक है। तो मैं उनके सोल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट अगर आपको भेजना पड़ेगा कि आपने किए हैं कि नहीं किए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जरा कुछ और चीजें थोड़ी समझते हैं। कई बार क्या होता है कि जिसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो समझना जरा, है ना। थोड़े बहुत क्वेश्चंस डील करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होता है, बट इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक, जैसे मालूम मैं आपसे बोलूं कि यहां पे एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, सपोज ये इस टाइप का, ओके, ये टेबल पे रखा है ऐसे, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, और मैंने इसमें यहां तक पानी भर दिया, यहां तक क्या भर दिया, पानी, में कोई दिक्कत नहीं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता होता है, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें दी गई है, दिस इज आर। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कर्वेचर दी गई है, वाटर भर दिया गया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जनरल मान लें, चलो ना लिक्विड मानो ना, क्या वाटर वाटर माने, लिक्विड मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जनरलाइज रहेगा, मजा आएगी, है ना। आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस लिक्विड के सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए कि उसकी इमेज भी वहीं पे बने। यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम वाटर सरफेस, या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वाटर सरफेस फॉर विच इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर कोइंसाइड, यानी वो एक ही जगह पे बने। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो तुम्हें एक लाइन में मैं 2-3 तरीके से बता सकता हूं इस क्वेश्चंस को, बट मैं चाहता हूं कि बहुत सिंपल वे में डील करते हैं। पहले समझते हैं क्या चीजें, क्योंकि हमें नीट और जेडबल में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने हैं। तो मुझे बताओ इमेज किसको बनानी है, मिरर को। ये जो कॉन्केव मिरर है ये जहां ऑब्जेक्ट को देखेगा उसी के अकॉर्डिंग इमेज बनाएगा, पक्का। और इमेज उसको वही बनानी है जहां पे ऑब्जेक्ट है, पक्का। याद कर जरा अपनी पुरानी चीजें, हम लोग कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जहां पे है अगर वहीं पे इमेज बनानी होती थी कॉन्केव मिरर के केस में, तो याद कर वो ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कुछ गड़बड़ किया ना तो कान के नीचे लगाऊंगा, कहां रखा होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिरर, मान लो तुम अगर मिरर होते या तुमको मैं यहां पे लेटा दूं, तुम ऐसे लेट जाओ और तुम ऐसे लेट के कहां देख रहे हो, ऊपर। अब तुम मुझे बताओ, ये हाँ एक चीज और है, इसमें एक इंफॉर्मेशन और देनी पड़ेगी कि आपने पानी कितना भरा हुआ है। मान लो h हाइट तक भरा हुआ है, क्योंकि ये भी जरूरत पड़ेगी हमको, पानी कितनी हाइट तक भरा हुआ है, h हाइट तक। तो अगर तुम यहां नीचे लेट के बॉटम पोल पे, ये पोल है ना मेरे साथ, यहां लेट के अगर तुम इसको देखोगे तो कहां से देख रहे हो, लिक्विड के अंदर से, पक्का समझ आ रहा है ना। तो बताओ क्या लिखोगे, डी एपरेंट इज इक्वल टू, कहां से देखा जा रहा है, म्यू से, म्यू को बाहर ले आए। यार ये वाला फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जितना फ्रीक्वेंटली तुम लगाने लगोगे ना क्वेश्चन होने लगेंगे। म्यू यहां से कितनी डिस्टेंस है इसमें, h, तो h डिवाइडेड बाय म्यू प्लस ये डिस्टेंस कितनी है, x, ये तुम्हें चाहिए, तो x डिवाइडेड बाय 1, यानी बाहर में क्या मान रहा हूं, एयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो मिरर के पोल पे जो इंसान लेटा हुआ है ऊपर देख रहा है, तो जो इस इंसान को नजर आएगा डी एपरेंट, वही मिरर को नजर आएगा। मिरर को बोला गया था कि तुम्हें इमेज वहीं बनानी है जहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो मिरर क्या कंडीशन लगाएगा कि जो डी एपरेंट निकला है वो डी एपरेंट किसके बराबर होना चाहिए, कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक लाइन में आंसर आ गया। तो मुझे बताओ अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा h प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू आर, तो x आ गया तुम्हारा r माइनस h डिवाइडेड बाई म्यू, दिस इज द आंसर। एक लाइन में खत्म, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, कुछ महान आदमी होते हैं, मतलब महान लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, चलो हम और देख लेते हैं। अच्छा तुम मुझे बताओ ये क्या निकाला है तुमने, डी एपरेंट। डी एपरेंट का मतलब मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट जहां नजर आ रहा है, तो इसी डी एपरेंट को कुछ लोग बोलते हैं, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, सेकंड मेथड, ध्यान देना जरा, यू एपरेंट बोल देते हैं और वो कहते हैं दिस इज इक्वल टू डी एपरेंट। डी एपरेंट यहां ऑब्जेक्ट है, तो बताओ वो कितना हो जाएगा, इसको म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा h प्लस म्यू एक्स। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ?
अरे इसको मल्टीप्लाई करो कट जाएगा, समझ, आर के बराबर नहीं कर रहे हैं अभी, इसको इतना ही मान रहे डी एपरेंट, ये आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा बता, इमेज भी वही बनना है, तो इमेज भी वही बननी है, तो वी एपरेंट भी कितना होगा, h प्लस म्यू एक्स, पक्का। पता फोकस कितना होगा, r/2। यार कोई समस्या नहीं है इसमें, सबको क्लियर समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अल्टीमेटली तो मिरर ही बना रहा है ना, तो बता ये सब नेगेटिव में होंगे, तो ये कितना रखा जाएगा, -1/r/2, 2 ऊपर चला जाएगा, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, इज इक्वल टू ये नेगेटिव, तो ये 1/h प्लस म्यू एक्स विथ नेगेटिव साइन, माइनस मतलब ये प्लस रहेगा, और 1/h प्लस म्यू एक्स ये नेगेटिव साइन के साथ। तो सोच, ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सब खत्म। अब ढंग से ध्यान दे, ये नंबर भी वही लिखा है, ये माइनस माइनस सब जगह से हटा दिया, ये नंबर और ये नंबर तो सेम ही है ना, तो ये बता कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h प्लस म्यू एक्स, है ना। तो देखिए 2 से 2 उड़ गया, ढंग से समझना। तो अल्टीमेटली इसको क्या लिखोगे, 2/r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h प्लस म्यू एक्स, ये उड़ा दिया, इसको इधर ले आए। अब इतने नाटक अगर तुम्हें करने हैं तो तुम कर सकते हो, नहीं मेरे हिसाब से तो भाई r माइनस एच डिवाइडेड बाई म्यू, खत्म। अब यार इतना कैलकुलेट करने जाओगे, इससे अच्छा यही कैलकुलेट करो, जहां इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करें और कॉन्केव या स्फेरिकल मिरर की बात हो रही हो, तो सबसे बढ़िया लॉजिक ये होता है कि वही बनाना है, तो हमेशा डी एपरेंट निकालो और किसके बराबर कर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, सीधे कहानी खत्म। ओके, या ऐसा तरीका फॉलो करो, ये आगे के लिए वैलिड है, मतलब आगे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें मैं तुम्हें भी दूंगा एक क्वेश्चन, तो उसमें ये वैलिड होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया, देखो इसी में और आगे बढ़ाते हैं, थोड़े कुछ पॉइंट्स और समझना है, ये सब कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चीजें हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, बट है कॉन्सेप्ट ये सब। ओके चलो और आगे देखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि यही वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, कर्वेचर तुम्हें पता है, म्यू तुम्हें पता है, एच हाइट तुम्हें पता है, इसको हटा दे बस, ठीक है, फालतू में डायग्राम दूसरा नहीं बना रहे, इसी में कर दे रहे, ठीक। मान लो मैंने तुमसे कहा कि भाई ठीक है, इतनी हाइट तक तो तुमने ऑलरेडी क्या भर रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने मान लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके ऊपर एक और स्लैब रख दी, रख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, और एक स्लैब रख दी, रख दो, और एक स्लैब रख दी, रख दो, जितनी तुम्हारी स्लैब रखनी है रखते चले जाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही नहीं है? अच्छा, मैंने तुमसे कहा कि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, μ1 μ2 μ3, और ये डिस्टेंस है d1, ये है d2 और ये है d3, और यहां कहीं रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, जो कि ये डिस्टेंस कितनी मान ली, d0, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0, काम खत्म। अब मैं जानना चाहता हूं कि फाइनल इमेज जहां बनेगी उसका इस सरफेस से कितना डिस्टेंस होगा। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम टॉप ऑफ द सरफेस, ये टॉप ऑफ द सरफेस, बोलो पक्का इस सरफेस से निकालें। कैलकुलेशन बहुत इजी है, बट करेंगे नहीं हम लोग, बस तुम्हें फॉर्मूला लिख लेना है, कभी क्वेश्चन आएगा तो डील करा जाएगा, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज में होंगी। देखो जरा कैसे, मैं ऐसा मान लूं कि इसकी इमेज यहां बन रही है, क्योंकि बनेगी तो इसी एक्सिस पे, और कहीं तो जाने वाली नहीं, और मैं ऐसा इसे मान रहा हूं कि ये डिपेंड करेगा ऊपर नीचे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये मीडियम और ये मीडियम रेयर है कि डेंसर। हम मान लेते हैं वो नीचे बन रही होगी तो नीचे आएगी, ऊपर बन रही होगी तो ऊपर आएगी, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसका मान लो कि ये डिस्टेंस x है और ये x ही तुम्हें निकालना है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? देख बहुत आसान है, तो मुझे बताओ, तुम जो डी एपरेंट लिखोगे किसका, ऑब्जेक्ट का, तो क्या वही बेसिकली यू एपरेंट हो जाएगा? ये किसका डी एपरेंट लिखा है तुमने, ऑब्जेक्ट का डी एपरेंट लिखा, ध्यान समझना। तो ऑब्जेक्ट का डी एपरेंट लिखोगे तो वही क्या यू एपरेंट हो जाएगा, और यू एपरेंट होगा कितना, जरा वो देखो, कहां से देख रहे हो, म्यू से, क्या लिखोगे, म्यू ब्रैकेट ओवर h बाई म्यू प्लस d1 बाई म्यू1 प्लस d2 बाई म्यू2 प्लस d3 बाई म्यू3 और प्लस d0 बाई म्यू0।
ये हो गया तुम्हारा क्या, यू एपरेंट। पक्का? अब देख, अगर तुम डी एपरेंट ऑफ इमेज लिखोगे तो क्या वही वी एपरेंट हो जाएगा? क्या होगा जरा देखो, म्यू से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, एच बाई म्यू प्लस डी वन अपॉन म्यू वन प्लस डी टू अपॉन म्यू टू प्लस डी थ्री अपॉन म्यू थ्री और प्लस, ढंग से समझना, प्लस एक्स अपॉन म्यू नॉट। देख, एक कॉमन सेंस की बात है, इतनी वैल्यू सेम है दोनों में, तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी ना तो ये वैल्यू दोनों में सेम है, केवल यही तो डिफर कर रहा है यार। तो ये कैलकुलेशन आसान होगा, ये निकाल लिया तुमने, आप फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू एपरेंट प्लस 1 अपॉन वी एपरेंट। और चूंकि तुमने साइन जिस तरह से माना है तो रे ऐसे आ रही होंगी, तो बताओ इधर से जाने पे वी एपरेंट भी नेगेटिव होगा, यू एपरेंट भी नेगेटिव होगा, और क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकस भी कैसा होगा, नेगेटिव। वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। जनरलाइज क्वेश्चंस हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक होमवर्क दे सकता हूं, तुम कर सकते हो। दे दूं एक होमवर्क, करोगे? चलो ले लो, उसमें क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। देखो एक होमवर्क कर लो, कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब ये बहुत टफ नहीं दे रहा हूं, आसान है, बस कैलकुलेशन करना है तो तुम वो कर सकते हो। ये मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो मैंने बोला कि यहाँ पे हमने कुछ लिक्विड भर दिया, यहाँ एक स्लैब लगा दी, ज्यादा टिपिकल नहीं करूंगा, 2 स्लैब पे डील कर लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिस इज 6 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लिया मैंने, कितना मान लिया, चलो मान लो ये तो वाटर ही मान लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लें जल्दी बोलो, कुछ मान लेते हैं 5/6, 5/4, चलो चलेगा, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 5/4, इसका कितना है 3/2, इसका कितना है 4/3, और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, और ये है डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर और इधर है एयर, ठीक है। ये है पोल और इसका कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, बल्कि 20 क्यों मानो, ज्यादा मानो कुछ, 60 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द सरफेस, ठीक है। सब लोग घर पे कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। यू एपरेंट निकालना है, वी एपरेंट निकालना है, और 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू में रख देना है, विद साइन वैल्यू आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबको क्लियर हो रहा होगा। एक तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा कि इस तरह से क्वेश्चन, अब इनमें कोई भी आ जाए यार, कितनी भी स्लैब बना लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सीधे सीधे आंसर आते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। एक दो चीजें और समझो, मैं तुम्हें एक दो बातें और बताता हूं, थोड़ा ध्यान देना तुम। एक इसी में और क्वेश्चंस लेते हैं और उसको समझते हैं जरा, ठीक है। वो क्वेश्चन आ चुका है जेई में, पर थोड़ा ध्यान देना किस तरह का वो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये दिया गया था कि एक ऐसा कॉन्केव मिरर बनाया गया, थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूं, और इसको एक सरफेस पर रख दिया गया। ओके, ये मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां तक पानी भर दिया गया, बोला गया पानी भरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, बट इसका सॉल्यूशन मैं करना चाहता हूं अपने तरीके से। दिस इज 4/3। ओके, बोला ये गया कि जो इसका कर्वेचर है, कर्वेचर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना हो गया 30, ये बात हमें पता। उन्होंने ये कहा, प्लीज ढंग से समझना, उन्होंने ये कहा कि जो रे हैं, इंसिडेंट रे जो हैं, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, लाइक दिस। बहुत सारी आ रही, मैं कुछ मैंने बनाई, ये दीज आर इंसिडेंट रे, ऐसे आ रही। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे होगा। इन रे के लिए ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी पे यार। ये रे पानी के सरफेस पे वर्टिकल गिर रहे हैं, ये अंदर जाती है,
फिर मिरर से रिफ्लेक्ट करती हैं और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो वाटर से बाहर निकल के कहीं पे इमेज बनाती हैं। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जब ये अंदर आएंगी और रिफ्लेक्ट करके वापस जाएंगी और कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेंगे, वहां इमेज बनेगी। उस इमेज की डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम वाटर सरफेस, और आपको ये दिया गया है कि दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोच लो एक बार, कॉपी पेन निकाल के बैठा करो, ना रखो, कुछ किया करो इसमें जल्दी से। बस 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी 10 सेकंड, चलो सोच के बताओ 10 सेकंड में। देखो एक बात समझो, इस क्वेश्चन में क्या है, मैं करता हूं, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा तुम्हें, वो मजा आएगी तुम्हें। पहले तुम इसका रे डायग्राम बनाते हैं, कम से कम कुछ क्वेश्चन तो रे डायग्राम बना लो ना, सब तो शॉर्टकट बता ही दूंगा। देखो तुम सोच के देखो, ये रे सीधे चली जाएगी। क्यों मैंने बोला ऐसा? क्योंकि ये नॉर्मल से 0 डिग्री बना रही है, सरफेस से परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल से 0। ये वाली रे भी सीधी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली रे भी सीधी आएगी। अगर ये रे भी सीधी आ रही है, यहां तक आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। सोच अब ये रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये रिफ्लेक्ट करके कहां जानी चाहिए? इसके फोकस पे जाना चाहेंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा बताओ, ऐसे पैरेलल रे आ रही होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलना चाहेंगे? फोकस पे। प्लीज ढंग से समझना। मैंने कहा चलो इसका फोकस यहां कहीं है, इस जगह मान लेते हैं इसका फोकस है। तो फोकस अगर यहां है तो ये 20 सेंटीमीटर है, देख तो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। मान नहीं रहा, तो पता ही है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा सोचो, जब ये रे रिफ्लेक्ट करेंगी तो वो कहां जाना चाहिए? अंडरस्टैंड करना तो मजा आएगी, अदरवाइज तो बस तुम समझ आंसर जरूर याद कर सकते हो बट समझ नहीं पाओगे। क्या ये रे, अभी मैं रिफ्लेक्शन नहीं बना रहा हूं, अभी मैं इन रे को सीधे भेज रहा हूं यहां पे, ठीक है। तुम थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि अगर पानी नहीं होता, अच्छा बताओ, पानी के होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लाइट रे वर्टिकल आ रही है तो सीधे मिरर पे जाएंगी, लेकिन इसके बाद जब ये ऐसे जाना चाहती होंगी कहां पे? फोकस पे। कहां जाना चाहती होंगी? फोकस पे। बट इनको क्या पता कि आगे चलते चलते यहां से पानी खत्म हो गया। तो सोच, अगर यहां पानी खत्म हो गया, वाटर खत्म हो गया, तो अब ये वाटर से कहां जाएंगी? एयर में। तो सोच ये सीधे तो नहीं जा पाएंगे। अगर ये निकलेंगी कहां? एयर में। तो बताओ नॉर्मल से दूर हटेंगी। तो सोच, अगर इस जगह पे तुम नॉर्मल बनाओगे तो इस जगह पे नॉर्मल क्या ये आएगा? और अगर नॉर्मल ऐसा आ रहा है तो इससे दूर हटने का मतलब रे थोड़ा ऐसे मुड़ जाएंगी। तो रियलिटी में ये जाना कहां चाहती थी? जाना चाहती थी फोकस पे, बट ये जाएंगी कुछ यहां। तो यहां क्या बन जाएगी इनकी फाइनल इमेज? पहले कॉन्सेप्चुअली पार्ट समझो। पानी का सरफेस ऐसा, रे पैरेलल सीधे नीचे चली गई, पक्का? उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको पता भी नहीं चला कि पानी है कि नहीं है, क्योंकि सीधे नॉर्मल से 0 डिग्री नीचे गई। अब जब वहां से वो रिफ्लेक्ट करे तो सबकी सब पैरेलल आने वाली रे कॉन्केव मिरर से जब रिफ्लेक्ट करती है तो कहां पे मिलना चाहती है? फोकस पे। फोकस पे मिलने के लिए जा ही रही थी कि अचानक से पानी खत्म। जब पानी खत्म तो वो एयर में जाना पड़ा, तो उनको नॉर्मल से दूर हटना पड़ा। तो फोकस पे जा रही थी लेकिन नॉर्मल से दूर हटी तो थोड़ा कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब यहां मिल गई, और यहां रियलिटी में मिल रही है, तो इमेज कैसी बन रही? रियल। और तुम्हें कैलकुलेट बेसिकली ये करना है, इसको y मान लो, और देख ये डिस्टेंस तुम्हें दी गई है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार। ये डिस्टेंस तुम्हें ऑलरेडी पता है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। क्यों? ये 20 है और ये फोकस है, तो फोकस कितना 30 पे होना चाहिए ना, इससे ये समझ आया। देखिए क्वेश्चन एक लाइन का है बट समझना जरूरी था। तो मुझे बताओ, जो रे आ रही है उनका हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, है ना। हमारे लिए जो जरूरी रे है वो कौन सी है? जरूरी रे है हमारे लिए, प्लीज समझना। एक तो ये रे, तो मुझे बताओ वाटर सरफेस के लिए ये वाली रे कैसी है? इंसिडेंट रे।
वाटर सरफेस के लिए बताओ ये वाली रे कैसे, वाटर सरफेस से जब बाहर निकल रही है तो सोच अगर वाटर सरफेस रे को आता हुआ देखेगा तो ये वाली रे कैसी है, इंसिडेंट रे, और ये वाली रे कैसी है, ये वाली, ध्यान देना जो ब्लैक वाली रे मैं बना रहा हूं, ये वाली कौन सी रे, दीज आर रिफ्रैक्टेड रे। पक्का, कोई डाउट तो नहीं। अब याद करो एक फॉर्मूला मैंने तुमको पढ़ाया था, मैंने तुमसे कहा था अगर यहां ऑब्जेक्ट है, इधर मीडियम म्यू2 था और इधर म्यू1 था, ये डिस्टेंस d दी गई थी तो इसकी इमेज यहां पे बनती थी और ये डिस्टेंस y थी। कोई कंफ्यूजन चाहिए नहीं, पिटाई लगा दूंगा, समझ आ रही मेरी बात। तो इसमें हम लोगों ने जिसको डील किया था वो ऐसे डील किया था कि म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू डी इज इक्वल टू वाई, ये मैंने निकाला था फॉर्मूला, कुछ नाटक मत करना। एक रे ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, या नॉर्मल खींचा तो वो ऐसे जा रही थी, इसको पीछे बढ़ा रहे थे तो यहाँ कट कर रही थी, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वाई कैलकुलेट किया था, ये आया था कि नहीं आया। फिर मैंने तुमसे कहा था कि इसको ऐसे लिख लेना कि डी बाई म्यू2 और ये लिखना वाई बाई म्यू1। मैंने कहा था कि ये थोड़े दिन बाद में तुम्हें बताऊंगा इसका कितना अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ये बात सबको समझ में आ रही है। देख म्यू1 कौन सा मीडियम था जिसमें रिफ्रैक्टेड रे गई थी, ये म्यू1 था, और म्यू2 कौन सा मीडियम था जिससे रिफ्रैक्टेड रे आई थी। पक्का, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूं चाहे जिस मीडियम में बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो तुम बाउंड्री को जो रे क्रॉस करके जाती है ना, तो सोच जिस मीडियम से रे आ रही होती है, ठीक है, और जिस मीडियम पे रे जा रही होती है, तो जिस मीडियम पे रे जाती है वो हमेशा इमेज डिस्टेंस के नीचे होता है, और जिस मीडियम से रे आ रही होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नीचे होता है। ऑब्जेक्ट भले चाहे जिस मीडियम में रखा हो कभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जरा ये बात समझना। देख इन रे के लिए अगर ढंग से देखो तो ये वाली जो रे है, ये वाली रे इस वाटर सरफेस के लिए इंसिडेंट है और ये कन्वर्जिंग है। तो सोच कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट जब होता था, मैंने बहुत बार बताया, वो हमेशा एक, अगर उनको मैं कन्वर्जिंग बना रहा हूं तो इनको अगर आगे ही बढ़ा लो तो ये इस वाटर सरफेस के लिए क्या काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में आ गया, एयर में, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। ऑब्जेक्ट बताओ सरफेस से कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर रखा कहां है ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, एयर में बन रहा है ना। तो तुम ये मत कर देना कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो तुम 10 रखो लेकिन यहां 1 रख दो, नहीं। ये म्यू2 कौन सा वाला होता था जिससे रे रिफ्रैक्ट करके आती थी। तो देख क्वेश्चन एक लाइन है, अब तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई 10, क्योंकि ये रे कहां मिलती जाके इस जगह पे, तो बताओ ये क्या हो गया 10, तो ऐसे लिखना 10 डिवाइडेड बाई ये रे आ कौन से मीडियम से रही थी, वाटर से, यानी 4/3 3 ऊपर ले जाओ। पक्का, दिस इज इक्वल टू इमेज कहीं पे भी बन रही हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमेज के नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाता है वो रिफ्रैक्टेड जिस रीजन में रे पहुंच रही होती है वो वाला रखा जाता है। तो इमेज डिस्टेंस तुमने कितनी मानी, y, तो y डिवाइडेड बाई किस रीजन में पहुंच रही, ये सब एयर था, इधर तो पूरा एयर ही मान रहे ना, 1। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। ये कितना आ गया, यहाँ 2 बचा और यहाँ कितना बचा 5, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू y। ये क्वेश्चन बस ये 2 लाइन का था, बाकी तो ये सब बकवास थी जो मैंने कभी तुमको पढ़ाई है और समझाया है। मेरा पॉइंट तुम्हें समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये पॉइंट बोला है कि कई बार बच्चे क्या इसको फॉर्मूले को कैसे रट देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां रख देते हैं। नो, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां रखा जाता है, जिससे रे इंसिडेंट होती है, जिस मीडियम से रे इंटर कर रही है, आ रही है, वो वाला मीडियम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रखा जाता है, उसके नीचे रखा जाता है। ऑब्जेक्ट भले 10वें मीडियम में रखा हो, 5वें मीडियम में रखा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने तुमको समझाया ताकि तुम यहां पे ये बात क्लियर कर सको। आंसर कितना आ रहा है पक्का। एक तरीका और है तुम्हारे पास, वो एज रेगुलर तरीका। तुम एक बात सोच के रखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव है, यू एपरेंट तुम्हें मिल गया, ठीक है ना। या ऐसे मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वर्चुअल की नहीं, यहां पे लेट जाओ, इसके लिए यू एपरेंट निकाल लो, इसके लिए वी एपरेंट निकाल लो, फॉर्मूले में डाल दो 1/f इज इक्वल टू यू एपरेंट प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v एपरेंट प्लस 1/u एपरेंट। उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट जरूरत नहीं पड़ती यार। अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पार्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत कभी नहीं हो सकती, ये बात तो तुम पक्की मान लो। पक्का क्लियर हुआ है, समझ आया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इनको एज ए प्रॉब्लम डील करना तो मतलब ठीक है, बट ये एक कॉन्सेप्ट जाने कितने क्वेश्चंस आपके सही कर पाएगा, तो इनको कॉन्सेप्ट की तरह ही याद रखना, इनमें कोई मतलब गलती मत करना, ठीक है।
ये सब कुछ समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखो मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूँ, एक टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। ये सब देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वाकई में रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में केवल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही बचा है, बाकी ऑलमोस्ट उस स्लैब से शिफ्टिंग एक दो थोड़ी बहुत बची हुई है, बाकी सब पोर्शन खत्म ही हो गया। बट मैं चाहता हूँ थोड़ा तुम और समझ लो इन सब चीजों को, बहुत जरूरी बात है। देखो एक स्लैब मान लो तुम ऐसे, ठीक है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन एक बार आ चुका है नीट में, और वो बहुत बकवास था, कुछ भी नहीं था उसमें, बट तुम एक बार समझ जाओगे तो तुम्हें मजा आएगी। देखो मैं क्या बोलता हूं कि मान लो यहां पे तुम कोई मीडियम मानना चाहो तो मीडियम मान लो, या एयर मानना चाहो एयर मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थिकनेस मैंने डी मान ली, चलो मैं एयर ही मान के डील कर लेता हूं, जैसा कुछ आएगा वो पहले मैं बता चुका हूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं बताना कुछ और चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर, ठीक, कोई डाउट तो नहीं, पक्का समझ में आ रहा है। इसका रे डायग्राम थोड़ा बनाता हूं फिर तुम्हें समझाऊंगा। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक रे यहां पे इंसिडेंट हुई, एक रे यहां से इंसिडेंट हुई, ये जो रे यहां पे इंसिडेंट हुई है वो सीधे निकल जाएगी। ये बात तो आप अंडरस्टैंड करते हो, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। ओके, सो जो रे यहां पे इंसिडेंट हुई उस जगह पे ये नॉर्मल है, और ये रे कुछ, ये एयर है, और इसको मान लो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, या ग्लास मान लोगे तो 3/2 म्यू मान लेते, तो ये रेयर से डेंसर में जा रही तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये अब यहां पे नॉर्मल बनाओगे, ये अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तुम सोचो ये वाली रे कहां जाती है, उसको जाना ऐसे चाहिए था, बट वो यहां चली गई नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ। देख यहां थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आई है, ये बात समझिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां से जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये अब तुम एक बात सोच के देखो, ये वाली रे जो आगे जाती है, ये दोनों रे पैरेलल है, और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना एंगल ये रिफ्रैक्शन ने कम कराया होगा, वहीं से उसी मीडियम से निकल के एयर में जा रही, तो उतना फिर से दूर चली जाएगी, तो नॉर्मल से दूर। बात समझे? अब सोचो ये वाली रे जो आगे जा रही, ये एक रिफ्रैक्टेड रे और ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे। बात समझे? ये दोनों क्या आगे कहीं मिलेंगे? नहीं, तो इनको पीछे बढ़ा, इसको पीछे बढ़ा, तो डेफिनेटली ये मिल जाएंगे। ये डॉटेड लाइन है, तो बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां क्या बन गई इमेज? सोच, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अगर कोई बंदा यहां से ऑब्जर्व कर रहा होगा, प्लीज ढंग से समझना, अगर कोई बंदा यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे यहां से ऑब्जर्व कराओ चाहे यहां से ऑब्जर्व कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्लोज टू नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। अगर कोई बंदा यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा, तो तुम मुझे बताओ, क्या उसको ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा कि यहां नजर आएगा? पक्का समझ आ रही मेरी बात? तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया? यहां पे। तो इस ऑब्जर्वर को ये वाला ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा, तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट कर गया? सपोज डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स जो मैंने निकाला, या डेल्टा वाई जो तुम पढ़ते हो आए हो, ये शिफ्टिंग तो हुई, और शिफ्टिंग किसकी वजह से हुई है? स्लैब की वजह से। बताओ बाहर का मीडियम क्या है? एयर। यहां का मीडियम भी क्या? एयर। तो बताओ शिफ्टिंग के लिए क्या लिखोगे? तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, थिकनेस कितनी है? डी, तो डी ब्रैकेट ओवर 1 माइनस, यहां सराउंडिंग का मीडियम होता था, बट सराउंडिंग में क्या? एयर डिवाइड बाय म्यू, दिस इज द शिफ्टिंग। और अगर सराउंडिंग का मीडियम म्यू नॉट होता तो यहां म्यू नॉट आ जाता। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये शिफ्टिंग हो गई। देख ऑब्जेक्ट शिफ्ट किधर किया? इंसिडेंट के डायरेक्शन में। एक डायग्राम और पैरेलल में बनाऊंगा ताकि तुम्हें प्रॉपर्ली समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता था इन दो डायग्राम्स की वजह से। स्लैब यहां मान ली, अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा? देखो यार, ये सब चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप समझोगे तो बहुत मजा आएगी आपको, ठीक है? मतलब मैं ऐसे मानूं कि अगर ये एक रे ऐसे जा रही है, और एक रे तुम्हें मैंने बताई कि कुछ इस तरह से आ रही है, लाइक दिस, चलेगा ना? ये दोनों इंसिडेंट रे। मैंने तुमसे पहले कई बार कहा है कि इंसिडेंट रे अगर किसी भी सरफेस की तरफ आते वक्त कन्वर्ज करे तो वो में से एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। तो इनको अगर तुम आगे बढ़ाओ तो वो यहां आएंगे, यहां पे क्या क्रिएट करेगी? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेकिन इधर हम इसका रे डायग्राम बना,
तो सोच यहां पे नॉर्मल लाइट है कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, यार ये थिकनेस वही डी है, बाहर एयर है, यहां पे भी एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मुझे कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। तो सोच अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चली गई पक्का। अब यहां नॉर्मल खींच ये, तो अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये वाली रे यहां आई, यहां से ये गई, फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई और इसके तो पैरेलल ही रहेगी, बात समझे, तो यहां पे आ गई इमेज। आई थिंक अच्छे से समझ में आना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो सोच ये ऑब्जेक्ट कहां शिफ्ट कर गया, इतना, ये कितना है डेल्टा एक्स, ये कितना है डेल्टा एक्स, बोलो बात समझ में आ रही। तो सोच ये डेल्टा एक्स की शिफ्टिंग कितनी होगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना, ये होगा डी ब्रैकेट ओवर 1 माइनस 1 ऑन। लॉजिकल पॉइंट ये है कि दोनों केस में जो शिफ्टिंग है ना, याद कैसे रखना है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही होती है, जिस डायरेक्शन में, क्या याद रखने का तरीका, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही होती है, स्लैब की वजह से शिफ्टिंग हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है। ये इंसिडेंट रे थी, दीज आर इंसिडेंट रे, किधर जा रही थी, स्लैब की वजह से शिफ्टिंग कितनी, स्लैब की थिकनेस ब्रैकेट ओवर 1 माइनस सराउंडिंग का मीडियम डिवाइड बाय स्लैब का मीडियम, ओके। शिफ्टिंग किधर, टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे इधर जा रही थी तो इधर शिफ्ट हो गया, या इसको कई बार ऑप्शन में होता है स्लैब के क्लोज आ गया, यहां देख, यहां भी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये शिफ्ट हुआ है, बट यहां पे स्लैब से अवे हो गया है। शीट में क्वेश्चन है, करके देखना तुम्हें मजा आएगी पक्का। तो शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल स्लैब तुम्हें समझ आया कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर स्लैब की वजह से वो अवे शिफ्ट होगा या क्लोज शिफ्ट होगा, ये तुम्हें इन दो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, और बहुत जरूरी है ये तुम्हारे लिए समझना पक्का। शिफ्टिंग हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होती है, ये बात तुम्हें याद रखनी है, ओके। क्लियर हो रहा है बेटा, याद रखो। और देखो और चीज समझते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जितना तुम बेटर इसको फील करोगे उतनी मजा आएगी। क्या है, अच्छा कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्लैब की शिफ्टिंग तो चलो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, शिफ्टिंग मैंने तुम्हें पढ़ा भी दी, क्वेश्चन समझना, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इन सबको तुम्हें बता रहा हूं। मान लो एक स्लैब है, क्या मान लिया तुमने, एक स्लैब, ओके, बेकार स्लैब, अभी ठीक है, जैसा डायग्राम अच्छा है ना। मैंने तुमसे कहा कि इसको सिल्वर कर दिया गया, चलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें कंपेयर करा सकूं। ये 6 सेंटीमीटर चलेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं म्यू इज इक्वल टू 3/2, चूंकि ग्लास की स्लैब ले रहे हैं इसलिए ऐसा, इससे कुछ दूरी पे यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिस्टेंस आपको दे दी गई 28 सेंटीमीटर पक्का, और तुमसे कहा गया है एंड ऑफ ऑल द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फाइंड आउट द फाइनल डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम दिस सरफेस, ये सरफेस से, इस वाले सरफेस से फाइनल इमेज जो इस ऑब्जेक्ट की बनेगी, सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन खत्म होने के बाद कितनी डिस्टेंस होगी उसकी, ये कैलकुलेट करना। देखो इसको भी करने के तरीके हमेशा 2-3 होते हैं, मैं पहले एक ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करता हूं, तुम्हें थोड़ा समझ आएगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना। देखो अच्छा सोचो, सबसे पहली बात, जो बच्चा ये सोचता है कि अगर मिरर से इमेज बनानी है तो वो यहां पे खड़ा हो जाएगा, पक्का सबको पता है ये डिस्टेंस कितनी है 28, ये एयर है, ये बात याद रखना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो क्या डी एपरेंट निकाल सकते हो, बहुत जल्दी से निकाल सकते हो, डी एपरेंट इज इक्वल टू, अंदर से देख रहा है 3/2 ब्रैकेट ओवर 6 डिवाइड बाई 3/2, 2 ऊपर चला गया,
+28 डिवाइड बाई 1, ये कितना हुआ 4, 428 कितना हो गया जल्दी बोलो 32, 16 यानी कि ये कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सोच इस ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां नजर आ रहा है 48 सेंटीमीटर में, तो ये क्या करेगा कि उतने पीछे क्या बना देगा इमेज। कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनी, लेकिन ये सोचो ना ये ऑब्जर्वर है तो अभी हुआ केवल इतना है कि रे इससे चल के इसमें गई है और फिर इसके पास आई है, तभी तो उसकी इमेज बना रहा है। लेकिन सोच आगे मिरर भी तो लगा है, तो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो रिफ्लेक्ट करके रे बाहर तो निकलेगी, जब बाहर जाएंगी तो फिर से इससे रिफ्लेक्ट करेगी पक्का। तो अब सोच के देखिए ये एक केस हो गया, लेकिन अब अगर मान लो यहां कहीं ऑब्जर्वर होता, अगर इस जगह पे ऑब्जर्वर होता, प्लीज अंडरस्टैंड करना तो बहुत मजा आएगी। अगर यहां कहीं ऑब्जर्वर होता तो बताओ ये जो इमेज बन रही है, तुम सोच के देखो अगर एक रे ऐसे आ रही थी तो इसकी आंख पे आ रही थी, तो इसको ये ऑब्जेक्ट कहां पे नजर आ रहा था 48 पे, तो इसने क्या किया 48 पे इमेज बना दी। लेकिन अब रे वापस जाएंगी ना, तो सोच ये वापस इसी मीडियम से जाएंगी कि नहीं जाएंगी, और इस ऑब्जर्वर के आई साइड बाहर निकल के एयर में तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सोच ये अगर ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करे लेकिन एक बार बाहर निकल गई फिर तो उसमें सिस्टम पे दोबारा नहीं आ सकती ना पक्का। तो सोच ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा क्या वही फाइनल इमेज होगी, और ये ऑब्जर्वर है कहां एयर में, तो क्या करोगे डी एपरेंट, किसका डी एपरेंट निकाल रहे हो इस ऑब्जेक्ट का। लेकिन क्या रे यहां से आ रही नहीं, ये तो तुमने डॉटेड मिरर के पीछे थोड़ी रे पहुंच रही होगी, रे ये जो रे उसको दिखाई देगी वो दिखाई देगी इस मीडियम से आती हुई, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए ये क्या होगी इंसिडेंट रे, प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो लेकिन ऑब्जेक्ट कहां है यहां, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ना पक्का बेटा, समझ आ रही मेरी बात, कोई गड़बड़ मत करना। तो सोच ये ऑब्जर्वर सोचेगा कि रे आ तो रही है 3/2 से, लेकिन कहां से आ रही है उसको क्या लगेगा, उसको थोड़ी ना लगेगा कि मिरर, उसको लगेगा कि ये डिस्टेंस, सोच ये 48 है और ये 6 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आई थिंक 6 इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। ये हुई कि नहीं। अब जरा देखो ये ऑब्जर्वर देख रहा है और कितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए 54, आ कौन सी मीडियम से रही है और कहां बाहर निकल रही है एयर पे, तो बता डी अपने डायरेक्ट लिखा जाए, क्या लिखोगे 1 ब्रैकेट ओवर 0 डिवाइड बाय 1, यहीं से है ना, प्लस कितना 54 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 ऊपर आ गया, तो आई थिंक ये कितना बचा 1 और ये 18 और ये 2 कितना हो गया 36। अब सोच इस ऑब्जर्वर की इस सरफेस से डिस्टेंस कितनी है 36, यार मैंने सही लिखा है ना, देख लो भाई 3 1 जा कितना 1 आ गया, 2 24 आ गया, और 8 3 जा कितना होता है 24, तो 18 आया, 18 में 2 36 ही आ रहा है, नालायक को कुछ और नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है पक्का। फाइनल इमेज यहाँ, तो इस सरफेस से फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस बने 36 है। कई बार तुमसे मिरर से पूछी जाए तो मिरर से अगर तुम 6 हटा दो तो कितना 30, खत्म बात हो गई। ये सिंपल लॉजिक है। रे डायग्राम बना के दिखाओ, बना दो सर, है ना, तुम तो नालायक वही बना दो अगर बनाना चाहते हो। देखो नहीं यार रे डायग्राम रहने देते हैं, बनाओ देखो अच्छा जल्दी से सोचो, अगर एक रे ऐसे आ रही हुई, ये सब समझ तो आया ना, मैं रे डायग्राम से एक बार समझा देता हूं। सोचो अगर ये रे ऐसे आ रही हुई, ये ठीक है, तो सोच यहां पे नॉर्मल आता पक्का, तो ये रे कहां जाती टुवर्ड्स द नॉर्मल, बल्कि और थोड़ा अच्छा बनाओ ना, मजा आएगी। ऐसे ये रे कुछ ऐसे जाती ना, मैंने नॉर्मल की तरफ इसको थोड़ा टेंड करा दिया, क्यों, क्योंकि ये एयर से कहां जा रही है ग्लास में, ऐसे जाती कि नहीं आती। सोच ये रे जो आई है ना, अब इससे रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो ताकि तुम्हें और समझ आ जाए रे डायग्राम। अब सोच यहां पे नॉर्मल आएगा, अब जितना एंगल ये होगा
उतना एंगल बनाते हुए ये रे रिफ्लेक्ट करेगी ना। और सोच ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर तुम पीछे बढ़ाओगे तो वो कहां पर है? ये तो सोच ये रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है ना, वो मिरर की इमेज ये बन रही है। लेकिन अब जब ये यहां से गई ऐसे, तो सोच ये नॉर्मल आया, आया कि नहीं आया? अब ये रे, ये जो एंगल है, अब ये उतना एंगल तो नहीं होगा क्योंकि ये डेंसर से कहां जा रही है? रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये यहां अगर नीचे की तरफ जाती तो पीछे चला जाता, लेकिन ये कुछ ऐसे चली जाएगी। समझ आया? तो इसको जब तुम पीछे बढ़ाओगे, यार ये थोड़ा बेकार बन रहा है, पर फिर भी एक बार मैं बना देता हूं और ढंग से देख लो, अलग से पेन से बना देता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई ना, इसको पीछे बढ़ाओगे, और ये डिस्टेंस यहां से कितनी होगी जो तुमने निकाली है? अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? ये डॉटेड लाइनें हैं, ये सारी रे वाकई में नहीं आ रही। ये रे डायग्राम है। अब यार पागलों की तरह रे डायग्राम थोड़ी ना बनाना है, तो तुम्हें ऐसे डील कर लेना है, खत्म हुई कहानी, कुछ बड़ी चीज है ही नहीं। पक्का समझ आ रहा है? इसको लोगों के लिए होमवर्क है, ये इसी में होमवर्क ऐसा, इसको किसी और मेथड से करके दिखाना, इससे नहीं। एक और मेथड है इसका, बल्कि एक क्या दो और मेथड है। तुम एक और मेथड लगा के दिखाना मुझे, और कौन सा तरीका हो सकता है। तुम सोच के देखना कि अगर यही ऑब्जेक्ट है तो मिरर को शिफ्ट करा के क्या कुछ किया जा सकता है। होमवर्क है तुम्हारे लिए करना। एक और मेथड इसका होता है, मैं वो बता दे रहा हूं, तुम करना फिर मैं बताऊंगा। ओके, तो एक और मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट मुझे ये सबसे सिंपल लगता है कि पहला डीएप्रेंट निकालो, मिरर पे बैठ के उसको पीछे पलट दो, और फिर इसके यहां पे आ जाओ, उस ऑब्जेक्ट को, मतलब जो इमेज बन रही थी मिरर की, वो इसके लिए क्या मान लो, ऑब्जेक्ट, और फिर पलट के बता दो। तो इस सरफेस से तुम्हें डिस्टेंस पता चल जाती है। इस सरफेस से चाहिए तो वो 6 हटा दो, आंसर आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, सबको वो समझ में आता है। ओके, चलो यहां तक क्लियर हो गया सबको, है ना? और देखो, और बात समझना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये इस तरह का तुम कर लेते हो, मतलब तुमने किया ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में, जैसे ये मान लो आपको बोला जाए कि ये स्लैब लगा दी गई, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ऐसे स्लैब लगा दी गई, ठीक है। इसकी डिस्टेंस x1, x2, x3, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और कोई इधर की तरफ आ रहा है, सपोज 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और आपको बोला ये गया है कि ये एयर है, और इसी के सामने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इधर भी एयर है। आपको बताना है इस ऑब्जर्वर को ये कितनी वेलोसिटी से नजर आएगी, ठीक। एयर एयर एयर, यहां पे भी एयर, ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1, μ2, μ3। सोच, लिखने का तरीका मेरा क्या था, मैंने कहा कि इसको हमेशा मान लिया करो, ये x0 मान लो, इसको क्या मान लो, y0 मान लो। चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई डाउट तो नहीं? पता डीएप्रेंट, ये क्वेश्चन मैं फालतू में कर रहा हूं, बट तुम्हें समझाने के लिए। 1 बाहर मान लिया, कितनी डिस्टेंस है x0, x0 डिवाइड बाई 1 प्लस x1 डिवाइड बाई μ1 प्लस x2 डिवाइड बाई μ2 प्लस x3 डिवाइड बाई μ3 और प्लस y0 डिवाइडेड बाई 1। ये बात समझ आ रही कि नहीं है? क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी मिल जाएगी? जब तू डिफरेंशिएट करता है तो एपरेंट वेलोसिटी जो आती है वो, इसका डिफरेंशिएशन 0। क्यों? ये नंबर कांस्टेंट है, स्लैब थोड़ी ना बढ़ रही है अपने आप, तो ये नंबर कांस्टेंट है। ये 0, ये 0, ये 0, क्या ये सब 0 हो जाएंगे? ये भी 0 हो जाएगा यार, ये भी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये थोड़ी ना कहीं जा रहा है, ये रेस्ट पे। लेकिन सोच, ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये कितने रेट से आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा? 4, डिस्टेंस कम हो रही है तो वो हो जाएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। अब अगर मैग्नीट्यूड का तो 4 इस तरफ आ रहा है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया, खत्म हो गया। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्लियर है कि नहीं है? एक मिनट देख लो जल्दी से, फिर इसके बाद आगे 1-2 क्वेश्चन और कर रहा
देखो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। ओके, अब देखो याद करो, एक और हमने ऐसे किया था, वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस थे। मैं मान लेता हूं कि ऐसे कंटेनर है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैं इस पे होमवर्क दे दूंगा। क्या मैंने पानी भर दिया, क्या भरा हुआ है, पानी। ओके, हुआ ये कि यहां पे एक बर्ड फ्लाई कर रही है इसे, ठीक है, और यहां पे एक फिश है ऐसे, ठीक है, ये इधर की तरफ जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। फिश कितने स्पीड से जा रही है, 3 मीटर पर सेकेंड से। बर्ड नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन इस फिश को ये बर्ड जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड से नजर आती है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज 9 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। फिश अगर बर्ड को देखती है तो बर्ड उसको अपनी तरफ कितनी स्पीड से नजर आती है, 9 मीटर पर सेकेंड से आते हुए नजर आती है। तो फाइंड आउट द रियल स्पीड ऑफ बर्ड। मान लो रियल स्पीड ऑफ द बर्ड इज v, तो आपको v निकालना है। v क्या होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं करता हूं पहला क्वेश्चन। कौन देख रहा है सबसे पहले, ये समझो, फिश देख रही है, तो बताओ डी एपरेंट क्या लिखोगे। डी एपरेंट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, दिस इज इक्वल टू 4/3। ये डिस्टेंस नहीं दी जाए, मान लो कुछ y1 और इसको कुछ मान लो y2, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, समझ, वो वैसे भी हटा देंगे। तो दिस इज y1, तो y1 अपॉन 4/3 प्लस y2 अपॉन 1, बाहर एयर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एडी एपरेंट आ गया, क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताओ वी एपरेंट, किसका वी एपरेंट, बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश का, ये 4/3। ये इसको लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना dy1/dt, यहां क्या लिखोगे 4/3, वो तो पहले से लिखा, प्लस dy2/dt। अब देखिए बात समझ, ये डिस्टेंस भी y1 भी कम हो रहा है तो ये माइनस, ये डिस्टेंस भी कम हो रही है तो वो भी माइनस, और सोच डी एपरेंट भी, वी एपरेंट भी, यानी इसका रेट ऑफ चेंज भी तो डिक्रीज कर रहा है, ये दोनों पास आ रहे हैं तो वो भी तो नेगेटिव लिखेंगे। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, -9 इज इक्वल टू, इसको अंदर ले जाओ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो यार, और यहां -3 क्योंकि y1 की वैल्यू 3 है, प्लस 4/3 इंटू -v, नीचे आ रहा है इसलिए इसको मैंने माइनस डाल दिया। सोच, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, अरे इससे पूरे से माइनस कॉमन ले लो, ये उससे उड़ जाएगा, तो ये माइनस हट गया कि नहीं हो गया, तो इसको हटा दो, तो ये 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4/3v, इसको इधर ले आओ तो कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 4/3 इंटू v, ये इधर ले आओ तो 18 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू v, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कराया क्योंकि कई बार बच्चा इसको पॉजिटिव रख देता है, क्योंकि ये डी एपरेंट भी तो इनके बीच का कम हो रहा है, यानी ये डी एपरेंट भी अगर कम होता होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होगा, नेगेटिव, इसलिए मैंने माइनस यूज किया। अंडरस्टैंड होगा कि नहीं हो गया, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे लिए इसमें होमवर्क क्या है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और तुम्हें वो होमवर्क करना है, अच्छे से दिमाग लगा के, कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे, ओके। मैंने क्या किया कि यहां पे एक छोटा सा होल कर दिया, अगर यहां होल कर दूंगा तो यहां से पानी बाहर निकलने लगेगा, है ना, मछली जिंदा रहेगी, टेंशन मत लो, है ना, मतलब मछली को मार दिया, यहां से पानी बाहर निकल रहा है, जब पानी बाहर निकल रहा है तो ये वाटर लेवल इसका कम होने लगेगा। मैंने तुमसे कहा कि इसका जो वाटर लेवल है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है, समझ आई मेरी बात। मछली की स्पीड वही है, बर्ड वही है, सब कुछ वही है, ठीक है ना। अभी भी आपको यही बताना है कि रियल स्पीड ऑफ द बर्ड अब मछली को कितना नजर आएगा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है।
पहले पानी पूरा ये फिक्स भरा हुआ था, अब पानी इससे बाहर निकल रहा है, इसके बाहर निकलने से ये वाटर सरफेस जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फाइंड आउट द रियल स्पीड ऑफ द बर्ड। जो अब मछली जो देख रही है वो अब उसको, हाँ एक चीज कर सकते हो, एक छोटा सा पॉइंट पे मैं इसमें डाल सकता हूं, नहीं नहीं चलो सही है, कोई बात नहीं। एक पॉइंट कर सकते हो, पता है क्या? ये 9 दिया गया है, ये 9 पे निकालो ना, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो आएगा ही, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी बर्ड को जब ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रही थी, तब भी इसको बर्ड कितने से नजर आ रही थी? 9 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि अब रियल स्पीड ऑफ द बर्ड क्या होगी। क्वेश्चन चेंज हो गया, ध्यान रखना, ये मत मान लेना कि जो बर्ड की स्पीड यही है, नहीं, ये रियल स्पीड क्या थी बर्ड की, पक्का कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। अब रियल स्पीड ऑफ द बर्ड बतानी है, जब ये 2 मीटर पर सेकेंड से ये और ये, कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? या बोलो तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं, मतलब मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ना एक काम करते हैं, यही निकाल के बताओ, ये नहीं दिया है, नहीं तुम तो परेशान हो जाओगे। ये तुम्हें पता है ये कितने से आ रही है? 4.5 मीटर पर सेकेंड से, ये तुमने निकाली। बर्ड कितने से नीचे आ रही है? 4.5 मीटर पर सेकेंड से। ये कितने से ऊपर जा रही है? 3 मीटर पर सेकेंड से। समझ आया कि नहीं है? तो अब तुम्हें ये फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फेस, ज्यादा बेटर है, नहीं तुम फालतू में कंफ्यूज हो गए। ओके, ये क्लियर समझ में आया? ये होमवर्क क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना ये करना, एक ही लेक्चर का इसमें बाकी है, कल वो और ले लूंगा तो ये तुम्हारा पूरा फिनिश हो जाएगा। अब क्वेश्चन तुम लगा सकते हो उसके जितने भी चाहो। ओके ठीक है बेटा, गुड डे।